इस एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड ने एक थिन मेटल का फॉइल लिया, पतला सा मेटल का फॉइल लिया जिसकी थिकनेस होती है अराउंड 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो मेटल फॉइल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या कॉपर जैसे मेटल का हो सकता है। हालांकि रदरफोर्ड ने गोल्ड का यूज करा था, लेकिन इनमें से कोई भी मेटल आप ले सकते हो। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे देखे गए जो एटम के थोड़ा सा सेंटर के पास थे। सेंटर के जो थोड़ा सा पास थे ना, वो डिफ्लेक्ट हो गए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नीट जेई सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लोग केमिस्ट्री के 1 बाय 1 लेक्चर्स को कवर करते जा रहे हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। तो यार, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को देख लो, ताकि इस वीडियो को आप कनेक्ट कर पाओ। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, जहां हमारे आज के टॉपिक्स हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विद ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां हैं और उसके ड्रॉबैक। तो बच्चों, बहुत आसानी से केमिस्ट्री के टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे आईआईटी एडवांस और नीट लेवल की क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा पहला टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक नई चीज डिस्कवर हुई और उसका नाम है न्यूक्लियस। तो कहीं ना कहीं इसे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो, बड़ा बेसिक टॉपिक है, लेकिन इस पे कई रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समझते हैं 1 बाय 1। एर्नेस्ट रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने, इन भाई साहब ने 1911 में ये एटॉमिक मॉडल दिया। इस एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड ने एक थिन मेटल का फॉइल लिया, पतला सा मेटल का फॉइल लिया जिसकी थिकनेस होती है अराउंड 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। और बच्चों, वो जो मेटल लिया था ना, वो मेटल क्या हो सकता है? तो मेटल फॉइल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या कॉपर जैसे मेटल का हो सकता है। हालांकि रदरफोर्ड ने गोल्ड का यूज करा था, लेकिन इनमें से कोई भी मेटल आप ले सकते हो। रदरफोर्ड ने इस मेटल फॉइल पे, मान लो ये एक मेटल फॉइल है, इस मेटल फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को टकराया, स्ट्राइक कराई, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ तो उससे एक नई चीज डिस्कवर हुई। कैसे हुई, मैं आपको बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने क्या करा, इन्होंने एक मेटल फॉइल लिया, और मेटल फॉइल में आप जानते हो n नंबर ऑफ मेटल एटम होते हैं, जिसमें से एक एटम को हम थोड़ा जूम करके बड़ा करके देखते हैं। मान लो ये एक एटम है, और आप जानते हो एटम का सेंटर भी होता है। पीछे रदरफोर्ड ने लगाई थी फोटोग्राफिक प्लेट, विच इज मेड अप ऑफ ZnS जिंक सल्फाइड। बीच में मेटल एटम है। अब क्या होता है, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया, बम्बार्डमेंट कराया अल्फा पार्टिकल्स का। बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट पे ला रहा हूं, लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप बताओ, एक पेपर है आपके पास और उस पेपर पे आपने टेनिस की बॉल को थ्रो करो, क्या वो बॉल उस पेपर से टकराकर वापस आएगी या उस पेपर को पेनिट्रेट करती हुई निकल जाएगी? तो डेफिनेटली पेपर को पेनिट्रेट करती हुई निकलेगी, क्योंकि पेपर का मास बॉल के मास से कम है। वही हाल होता है उन अल्फा पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल एटम के कॉर्नर पर टकराते हैं, क्योंकि एटम के कॉर्नर पर कोई मास नहीं है। तो जो अल्फा पार्टिकल एटम के कॉर्नर पे टकराते हैं, वो बिना किसी रुकावट के सीधे एटम को पेनिट्रेट करते हुए निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे देखे गए जो एटम के थोड़ा सा सेंटर के पास थे। सेंटर के जो थोड़ा सा पास थे ना, वो डिफ्लेक्ट हो गए, स्लाइट डिफ्लेक्शन हुआ उनका। क्यों हुआ, आगे मैं बता रहा हूं। और लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे जो टकराए थे, स्ट्राइक कराया था, उनमें से हार्डली 4 to 5 अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो एटम के एग्जैक्ट सेंटर पे स्ट्राइक करेंगे, और जो सेंटर पे स्ट्राइक करेंगे वो बिना किसी रुकावट के वापस रिटर्न बैक हो जाएंगे बाय फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। गए और वापस आ गए। ऐसा पता है क्यों हुआ? एक टेनिस की बॉल को पेपर पे थ्रो करोगे तो पेपर को पेनिट्रेट करती हुई निकल जाएगी। वही टेनिस की बॉल अपने घर की दीवार पे, वॉल पे जब टकराओगे ना, तो वो बॉल टकराकर वापस आएगी, क्योंकि इस बार वॉल जो है, दीवार जो है, उसका मास इस टेनिस बॉल से ज्यादा है। वही हाल होता है उन अल्फा पार्टिकल का जो अल्फा पार्टिकल सेंटर पे टकराते हैं, क्योंकि एटम का मास पूरा का पूरा सेंटर पे है। पूरा का पूरा मास एटम का सेंटर पे है, और इस सेंटर के मास में
एटम का पूरा मास जो है वो सेंटर पे है, आसपास जो एटम का पार्ट है उसमें कुछ भी मास नहीं है, तभी अल्फा पार्टिकल बिना रुके क्रॉस करके जा रहे हैं। सेंटर पे जो अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है वो टकराकर स्ट्राइक करके एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बना के वापस आ रहा है, क्योंकि एंटायर मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन इट्स सेंटर। और बच्चों इस सेंटर का नाम रखा गया न्यूक्लियस। क्या नाम रखा गया सेंटर का? न्यूक्लियस। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर सेंटर वाले समझ में आ गए, सेंटर में मास है इसलिए अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, कॉर्नर पे मास नहीं है इसलिए सीधा जा रहा है, लेकिन ये बीच वाले अल्फा पार्टिकल, ये जो येलो कलर वाले हैं, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं? तो भाई ये डिफ्लेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डाई पॉजिटिव हीलियम। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मतलब डाई पॉजिटिव हीलियम। एटम के सेंटर पे देखो अल्फा पार्टिकल पे प्लस है, कहीं ना कहीं एटम के सेंटर पे भी प्लस होगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो सेंटर से थोड़ा पास भी आ रहा है ना, तो वो उससे डिफ्लेक्ट होके मुड़ रहा है, क्योंकि एटम के सेंटर पे प्लस है। और बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एटम का जो सेंटर है, पहली बात उस सेंटर पे पूरा का पूरा मास है, एटम का एंटायर मास जो है वो सेंटर पे है। और दूसरी बात, एटम के सेंटर पे चार्ज है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एंड फाइनली इस सेंटर का नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो बच्चों ये है रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग ये बात पता करते हैं कि एटम का पूरा मास जो है वो उसके सेंटर पे है, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज भी है, और उस सेंटर का नाम है न्यूक्लियस। ये था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं गोल्ड फॉइल या मेटल फॉइल की थिकनेस बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, और अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, मैं अलग से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर गोल्ड फॉइल की थिकनेस बढ़ जाएगी तो उससे अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज आईआईटी लेवल का कॉन्सेप्ट है, और अगर आप जरा सा भी दिमाग लगा सकते हो ना तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पर। आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसका एक और नाम है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देखो भाई ये मॉडल जो था वो रदरफोर्ड ने 1 साल के बाद दिया, मतलब उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 में, उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया आफ्टर 1 ईयर, दैट इज इन 1912। सो दिस एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय रदरफोर्ड इन 1912। अब सबसे पहली बात तो ये कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है। अगर कोई साइंटिस्ट किसी एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है तो उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एटॉमिक मॉडल। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अगर आपका नाम चिंटू है और आपने कुछ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो उसका नाम हो जाएगा चिंटू एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों जब कोई साइंटिस्ट एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या इंफॉर्मेशन दी और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत बेसिक बातें हैं जो आप बिना एफर्ट लगाए भी याद कर लोगे और टेक्निकल आंसर दे दोगे। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, ये एक एटम है, एटम का सेंटर है, और अब तो सेंटर का नाम रदरफोर्ड भाई साहब दे चुके हैं, और उस सेंटर का नाम है न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी न्यूट्रॉन नाम की चीज डिस्कवर नहीं हुई, अभी तो बस बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस है और पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये भी बताया गया कि भाई ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जितनी जगह है उसका नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की अब मैं शुरुआत करता हूं। देखो बच्चों पहली बात, रदरफोर्ड ने वही बात बताई जो आप में से सबको पता है कि किसी भी एटम में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है। ये बात नोट कर लेना, न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कंटेन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। बच्चों दूसरी बात जो है वो बहुत बेसिक है, आप सभी को ये बात मालूम होना चाहिए। क्या? सबसे पहले आप देखो कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के बीच, माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलोम्बिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मेरे बच्चों जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि भाई जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है अराउंड 10 टू दी पावर -13 सेंटीमीटर या 10 टू दी पावर -15 मीटर। कुछ बुक्स में रेडियस लिखा है, गलत है, एक्चुअल में डायमीटर की बात कर रहे हैं। और जो एटम का डायमीटर होता है वो होता है 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू दी पावर -10 मीटर। तो बच्चों ये बताओ एटम का डायमीटर न्यूक्लियस से कितना ज्यादा है? तो भाई एटम का डायमीटर देखो, न्यूक्लियस का डायमीटर, एटम का डायमीटर अपॉन न्यूक्लियस का डायमीटर, एटम का -10 मीटर है और न्यूक्लियस का -15 मीटर है। सही है ना, मीटर्स में ले लेते हैं। -10 से -15 को करो कैंसिल तो ऊपर बचेगा 1, नीचे आ जाएगा 10 टू दी पावर -5, ये -5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। इसका मतलब ये है कि एटम का डायमीटर न्यूक्लियस के कंपैरिजन 10 टू दी पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब मैं न्यूक्लियस को RHS में ले जाऊंगा तो डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों ये वाली बात बड़ी बेसिक बात है, लेकिन आप याद रखना, आप इमेजिन करो यार, एटम जो है वो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है, 1 लाख टाइम्स, 10 टू द पावर 5 टाइम्स। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सेकंड पॉइंट है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बच्चों, थर्ड या फोर्थ पॉइंट की बात करें तो बच्चों एक बात का ख्याल रखना, एटम का डायमीटर 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। तो एटम का जो वॉल्यूम है ना वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन 10 टू दी पावर 15 टाइम्स ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 टू दी पावर 15 टाइम्स ज्यादा है। यह हमारा आ गया पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4, जो भी आप लिख रहे हो। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से समझो। ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आप सबको पता है। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये कभी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन ये जो रिवॉल्व कर रहा है ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कभी कोलाइड कर जाए, टकरा जाए? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं ऐसे। क्या कभी ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन हो जाए? तो आंसर है नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक फिक्स पोजीशन पे रख रहा है एक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को आपस में कभी टकराने नहीं देता। क्योंकि अगर कभी इलेक्ट्रॉन गलती से टकरा गया ना तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन सीधे न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स होगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम बस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को फिक्स पोजीशन पे बांधा रखा हुआ है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स पोजीशन पे रोके हुए है। तो बच्चों ये जरूर नोट करना, ये नीट जेईई जैसे एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो एटम तो बस्ट हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। एटम इज क्वाइट स्टेबल, एटम इज स्टेबल। व्हाई एटम इज स्टेबल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप इमेजिन करो, देखो यार, ये पेन जो है ना ये मैटर है, सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर। पेन बना है एटम से। अगर इमेजिन करो इस पेन का इलेक्ट्रॉन, इस पेन में जो एटम है ना, कोई भी एक एटम, वैसे n नंबर ऑफ एटम है, किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो वो एटम बस्ट हो जाएगा। एक एटम बस्ट होगा, उससे दूसरा एटम बस्ट होगा, दूसरे से तीसरा बस्ट होगा, तीसरे से चौथा बस्ट होगा, एक चेन रिएक्शन बन जाएगा और थोड़ी ही देर में विद इन फ्यू सेकंड ये पूरा का पूरा पेन जल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स पोजीशन पर बांधे हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये वाला। आप लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से जो सीख रहे हो ना, उसमें कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हम आते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक पर। क्या ड्रॉबैक है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक पर्सन थे जिनका नाम था मैक्सवेल। भाई मैं ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैक्सवेल की बात कर रहा हूं। उन्होंने मैक्सवेल एक भाई साहब थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रदरफोर्ड से बोला कि यार रदरफोर्ड इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो। एक चार्ज पार्टिकल जब घूमता है ना, जब चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम होना चाहिए। कम होते 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 इलेक्ट्रॉन को एक स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम को बस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम तो स्टेबल होता है। ये कौन बोल रहा है? ये मैक्सवेल बोल रहा है। मैक्सवेल किससे बोल रहा है? रदरफोर्ड से। मैक्सवेल कह रहे हैं कि भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप घुमाते हो ना तो उसमें से एनर्जी निकलती है, कंटिन्यू निकलती है। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होना चाहिए। कम होते 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 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा और जब बिल्कुल कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए, बर्स्ट हो जाना चाहिए, बर्स्ट हो जाना चाहिए विद इन 10⁻⁻8 सेकंड में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? एटम तो स्टेबल है। रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि एटम क्यों स्टेबल है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, पूरा पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, a charged particle in motion loses energy continuously. Finally, an electron is a charged particle. It also loses its energy and may collapse in nucleus. But atom is stable. Why atom is stable? So Rutherford could not explain the stability of atom. पहला ड्रॉबैक कंप्लीट। सेकंड ड्रॉबैक में यह है, फिर वही बात कि भाई इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को तो एनर्जी कंटिन्यू निकालना चाहिए, बट an atom always show या form। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको एनर्जी लगातार निकालना चाहिए, एनर्जी रिलीज करना चाहिए और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाना चाहिए। लेकिन भाई साहब एटम शो करता है डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और वो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों शो करता है? रदरफोर्ड के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। तो रदरफोर्ड ने दो बातें बिल्कुल नहीं बताई जो इसकी कमी या ड्रॉबैक कहलाती है। पहली बात, Rutherford could not explain the stability of atom. Second बात, Rutherford could not explain why an atom show discontinuous spectrum. तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर पे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, जो पॉइंट हमने सीखे, इन पॉइंट्स को करते हैं अभी फिलहाल हम। एंड अगले लेक्चर में आपको हमारे और भी टॉपिक और उन टॉपिक के साथ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आपकी किसी भी तरह की अगर कुछ क्वेरी है, आप वीडियो की लेंथ बढ़वाना चाहते हो, नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा चाहते हो, मतलब अगर आपको कुछ भी लग रहा है ना, तो यार प्लीज अपना ही चैनल समझकर इस चैनल पे जो कुछ लग रहा है इसको कमेंट करो। पर्सनली हमारा इंस्टाग्राम यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर मैसेज कर दो। आप ही का चैनल है यार, आप मैसेज करो, कमेंट करो। और अगर किसी तरह से कुछ क्वेरी आती है तो क्वेरी पूछो, डाउट्स आते हैं डाउट्स पूछो। लाइव क्लास की रिक्वायरमेंट है, लाइव क्लास भी हम ले सकते हैं, लेकिन आप अगर टाइमली ये सब करोगे तो हमें मैनेज करना इजी होगा। अदरवाइज आप बहुत लेट होकर अगर मैसेज करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, थोड़ी हमारी भी मेहनत वसूल होगी। थैंक यू सो मच।